तुगलकाबाद, एक सुल्तान का सपना, एक शहर, उसकी खामोशी। दिल्ली, एक ऐसा शहर जहाँ हर पत्थर किसी सल्तनत की गवाही देता है, जहाँ हर खंडर एक कहानी नहीं बल्कि एक दौर को अपने अंदर छुपाए बैठा है। लेकिन इन सब कहानियों में एक कहानी ऐसी है जो जितनी ताकतवर थी उतनी ही अधूरी रह गई। ये है तुगलकाबाद। साल था 1320। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा एक नया सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक। ना वो शाही ख़ानदान में पैदा हुआ था, ना उसके पास विरासत में मिला हुआ ताज था। उसने अपनी ताकत, अपनी तलवार और अपनी समझ से खुद अपना मकाम बनाया था। वो एक सिपाही था, फिर एक सेनापति बना और फिर बना सुल्तान। ये है गयासुद्दीन का मकबरा। लेकिन सिंहासन तक पहुंचने के बाद उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसकी सल्तनत टिकेगी? उस दौर में दिल्ली सुरक्षित नहीं थी। मंगोलों के हमले, अंदरूनी बगावतें और हर तरफ डर का माहौल। गयासुद्दीन तुगलक ने फैसला किया कि उसे एक ऐसी राजधानी बनानी होगी जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अजेय हो। फिर शुरू हुआ तुगलकाबाद का निर्माण, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि इरादों की थीं। 10-15 मीटर ऊंची दीवारें, ढलान वाली मजबूत संरचना, 52 विशाल दरवाजे और लगभग 6 किलोमीटर में फैला एक पूरा शहर। जी हाँ, दिल्ली में 3 किले हैं, लेकिन सबसे बड़ा किला है तुगलकाबाद का ये शानदार फोर्ट, 6.5 किलोमीटर में फैला हुआ। ये किला 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जिसके अंदर बादशाह रहता था, आदिलाबाद। एक हिस्सा है जहां फौज रहती थी, तुगलकाबाद। और एक हिस्सा जो जनता के लिए संरक्षित था। अब उसके बेआबान और खंडर ही थोड़े थोड़े अवशेष बाकी हैं। वो तकरीबन विलुप्त हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक मिलिट्री मशीन थी। हर कोना, हर रास्ता, हर दीवार दुश्मन को रोकने के लिए बनाई गई थी। दिन रात हज़ारों मजदूर काम कर रहे थे। कोई रुक नहीं सकता था, कोई थक नहीं सकता था, क्योंकि ये सिर्फ एक निर्माण नहीं था, ये एक सुल्तान का सपना था। लेकिन हर सपने के रास्ते में कभी कभी तकदीर आ खड़ी होती है। उसी समय दिल्ली में एक और ताकत थी जो तलवार से नहीं दुआओं से चलती थी। एक किस्सा मशहूर है कि दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह आप अक्सर जाते हैं या जिनके बारे में आप अक्सर सुनते हैं, जो एक बहुत बड़े सूफ़ी संत थे। उनके पास न कोई सेना थी, न कोई किला, लेकिन उनके पास लोगों का दिल था। कहते हैं जब सुल्तान ने मज़दूरों को अपने किले के लिए मजबूर किया तो उन्हीं मज़दूरों ने औलिया की बावड़ी का काम रोक दिया। टकराव बढ़ा, अहंकार और आस्था आमने सामने आ गए। और फिर एक दिन औलिया के मुंह से निकले कुछ शब्द, या तो रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर। ये एक सिर्फ वाक्य नहीं था, ये एक भविष्यवाणी थी। किला बनकर तैयार हुआ, दीवारें खड़ी थीं, दरवाजे मजबूत थे, सब कुछ वैसा ही था जैसा सुल्तान ने सोचा था। लेकिन उसमें जिंदगी नहीं थी। पानी की कमी,
अजीब सी वीरानी और एक अनजाना डर। लोग आए लेकिन रुके नहीं। धीरे धीरे एक एक करके सब इस शहर को छोड़कर चले गए और फिर जो बचा वो था सिर्फ सन्नाटा। गयासुद्दीन तुगलक जिसने इस किले को अपने सपनों से बनाया था वो भी ज़्यादा समय तक इसे देख नहीं पाया। बंगाल से लौटते वक्त एक हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं ये एक साजिश थी जिसमें उसके अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था, और कुछ कहते हैं ये सिर्फ किस्मत थी। लेकिन सच क्या था ये आज भी एक रहस्य है। आज तुगलकाबाद खड़ा है लेकिन एक किले की तरह नहीं, एक सवाल की तरह। क्या ताकत हमेशा टिकती है? क्या सपने हमेशा पूरे होते हैं? और क्या इंसान अपने किस्मत से जीत सकता है? यह किला हमें याद दिलाता है कि चाहे जितनी दीवारें कितनी मजबूत कर लो, अगर उनमें ज़िंदगी ना हो तो सिर्फ पत्थर बन के रह जाती हैं। तो अगली बार जब तुम तुगलकाबाद आओ तो इन दीवारों को देखना मत, महसूस करना। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की ये शानदार विरासत दिल्ली के अंदर आप समझिए तीसरा सबसे बड़ा किला है। लेकिन आपने लाल किले का नाम सुना होगा, आपने पुराने किले का नाम सुना होगा। लाल किले का तो आपने इसलिए सुना होगा, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को वहाँ झंडा ठोक देते हैं और लगा देते थे, ध्वजारोहण करते हैं। और पुराने किले में तो आप गए होंगे क्योंकि वहाँ ज़ू भी है और भी अट्रैक्शन है। लेकिन तुगलक का ये किला उतना ही भव्य, उतना ही बड़ा और मेरे हिसाब से उतना ही महान है। यह किला जो है 3 पार्ट के अंदर में बटा हुआ है। तुगलकाबाद, जब तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी ये राजधानी बनाई थी तुगलकाबाद, और इस किले को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि इसको 3 पार्ट में बनाया था। एक हिस्सा तो ये जो हम लोग इधर का घूमे, ये समझ लीजिए आर्मी के रुकने के लिए होता था। दूसरा हिस्सा जो है वहाँ पे तुगलक का महल था। सामने एक मस्जिद भी है, उसको भी मैंने आपको वीडियो के अंदर में दिखाया था। और तीसरा जो हिस्सा है वो जनता के लिए था। तो जो जनता के रहने वाला हिस्सा था उस पर तो कब्ज़ा वब्ज़ा होके वो तकरीबन अभी अमिट हो गया है, ख़त्म हो गया है, निमट गया है। छोटे छोटे अवशेष उसके मिलते हैं जगह जगह पर, लेकिन वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। लेकिन ये महल वाला हिस्सा और ये सेना वाला हिस्सा ये अभी भी बाकी है और ये बहुत भव्य है। भले ही आपने इसकी चर्चा नहीं की, लेकिन ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ये अंडर मेंटेनेंस है। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी इसकी मेंटेनेंस जो है बहुत लो है। ये जो पत्थर है जैसे ये इस किले का ही पत्थर है, तो जब ये टूट के गिर जाता है तो ये गिर ही जाता है। तो जैसे जैसे पत्थर टूट के गिर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं उसके बाद इनकी रिपेयर होती है, यहाँ पर कोई मेंटेनेंस कोई ख़ास होती है। बहुत बड़ा किला है और मेरा ये सरकार से निवेदन भी और अनुरोध भी है कि अपनी धरोहरों को संभालने संजोने में थोड़ा बजट और बढ़ा दो और ऐसी धरोहरों को संजो के रखो, संभाल के रखो। इस किले की फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है और हमको ये लगातार एहसास कराती है कि यार देखो, इतिहास में आपने कितने भी महान कार्य किए हों। आप तुगलक के बारे में देखिए तो गिरीश कर्नाड का एक नाटक भी है तुगलक के ऊपर में लिखा हुआ, और वहाँ पर एक सीन है उसी नाटक का जब तुगलक जो है वो अपने एक 19 वर्षीय, जब वो सब कुछ समाप्त हो चुका होता है और किला ऐसे ही एक खंडर बियाबान उसी ज़माने में ये हो गया था, तो हो जाता है। तो एक सिपाही जो पहरा दे रहा होता है उसके पास तुगलक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उम्र है तुम्हारी नौजवान? तो सिपाही कहता है कि 19 साल। तो तुगलक उससे कहते हैं कि बहुत ही जब नौजवानी की उम्र है तुम्हारी, ख्वाब देखने की उम्र है। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी ऐसे ही ख्वाब देखा करता था। तो तुगलक के बारे में ये है कि तुगलक ने बहुत कुछ किया। कुछ लोग उससे कहते हैं कि ये अपने ज़माने से 200-300 साल आगे का राजा था और उस टाइम पे लोग समझ नहीं पाए। इसने चमड़े के सिक्के चलाए, मतलब पहली बार कोई आदमी जो है गोल्ड के अलावा किसी दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। इस आदमी ने अपनी कैपिटल सिक्योरिटी रीज़न से शिफ्ट की, और क्योंकि कैपिटल ही शिफ्ट कर ली थी तो ऑब्वियसली
सिक्योरिटी रीज़न से पहले यहाँ पर आई थी, फिर उसके बाद दौलताबाद लेकर गए। तो वो भी एक कहते हैं कि अजीब सनक भरा फ़ैसला था, लेकिन बात यह है कि सपने देखने वाला फ़ैसला था। कई बार क्या होता है कि आप जब कर्मठ होते हो, कुछ करने की कोशिश करते हो, तो जब आप कुछ कर रहे होते हो तो ही आपसे कुछ गलत भी और सही होता है। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे, घर पे पड़े हुए हैं, तो आपसे क्या गलत और क्या सही। वो एक शेर है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, और वो तिफ़्ल क्या गिरे हैं जो घुटनों के बल चले। तो तुगलक वैसे ही एक जुझारू बादशाह थे और उनकी ये विरासत यहाँ पर है। संडे को आमतौर पे अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो दिल्ली के अंदर 3 बड़े किले हैं, लाल किला है, पुराना किला है और ये तुगलक का किला है। लेकिन इस तुगलक के किले में आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने के लिए नहीं मिलेगा। शायद थोड़ा सा इस किले को इग्नोरेंस है, जनता की भी इग्नोरेंस है, जबकि यहाँ पर देखने लायक सब कुछ है। जो चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ पर हैं। पुराना किला भी ऐसा ही है और यह किला भी ऐसा ही है। इसकी अपनी कहानियाँ हैं, अपनी किस्से हैं। जब आप इसको घूमेंगे, डिस्कवर करेंगे तो वो आपको मिलेगी। मेरा मानना है एक बार आप यहाँ पर आकर ज़रूर विज़िट कीजिए। अब यहाँ पर आकर वीडियो बनाने का मकसद और मेरा एक संदेश जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको देना चाहता था, देखिए कोई भी देश हो, कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो, और इसको आप जो है एग्ज़ाम्पल से समझिए, तथ्यात्मक एग्ज़ाम्पल से समझिए। देखिए ईरान, अमेरिका और इज़राइल की वॉर हो रही है, ठीक है। तो अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है, काफ़ी वक्त से क्या कोशिश कर रहा है कि ईरान को कमज़ोर करे। कैसे कमज़ोर करे? वहाँ पर कोई आंदोलन पैदा कर दे, वहाँ की पब्लिक जो है रिजीम चेंज करने पे उतर जाए, कुछ ऐसा हो जाए, छोटे छोटे हमले, छोटे उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा दे कि ये परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दे और कहे कि ये लोग आतंकवाद फैलाते थे इसलिए इनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो ये सब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना मतलब अगर आप सैन्य शक्ति के हिसाब में देखें तो ईरान और अमेरिका की कोई सैन्य शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन देश की एकजुटता और एक साथ ये कहने की हिम्मत कि अमेरिका हमारे फ़ैसले तुम नहीं करोगे, अगर हमारे सरकार के साथ भी मतभेद होंगे तो उसको भी हम खुद रिज़ॉल्व करेंगे, आप कोई नहीं हो बोलने वाले। ये एकजुटता ने ये हिम्मत दी ईरानी सेना को कि वो अमेरिका जैसे ताकतवर से लड़ पाई, भिड़ पाई और तकरीबन उसकी अच्छी खासी पिटाई करती। तो देश के अंदर में क्या होता है कि देखिए हर देश जो है ना उसके अंदर में मतभेद, नाइत्तेफाकी, एक दूसरे की आलोचना करना, क्रिटिसिज्म, एक दूसरे को नापसंद करना, ये सब स्वभाव मतलब सब में रहता है। ये एक घर रहता है, वहाँ 2 भाइयों में मतभेद होते हैं, एक मोहल्ला रहता है, वहाँ 2 पड़ोसियों में मतभेद होते हैं, एक शहर रहेगा, वहाँ पर 4-5 तरीके की कम्युनिटी के अंदर में आपसी मतभेद होते हैं। जो हमें ग़ुलाम बनाना चाहता है ना, और जो हमारे एसेट पे कब्ज़ा करना चाहता है और जो हमारी संपदा को लूटना चाहता है, वो इन्हीं मतभेदों को एक्सप्लॉइट करता है। आपके अंदर गर्व की भावना पैदा करता है या आपके दिमाग के अंदर में दूसरे के लिए नफ़रत की भावना पैदा करता है। उसका मकसद ये नहीं होता कि वो जब आपके अंदर गर्व की भावना पैदा करवा रहा है तो वो आपको बहुत महान मानता है, या फिर दूसरे के लिए जब आपके दिल में नफ़रत डाल रहा है तो आपका कोई भला करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही आप दोनों भिड़ोगे वो आपकी रोटी लूटने वाला है, उसको आपके एसेट चाहिए, उन पर उसको कब्ज़ा चाहिए, आप दोनों लड़ भिड़ के मर जाओ। अब हिंदुस्तान के अंदर में एसेट के तौर पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मार्शल कौम हैं, मतलब गुर्जर हैं, जाट हैं, मेवाती लोग भी आमतौर पे क्लेम करते हैं, मेव हैं, मराठे हैं, साउथ के अंदर में भी कुछ हैं, गुजरात में पटेल हैं, और इस तरफ में भी काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मार्शल कौम है। ऐसे ही देश के अंदर में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये लोग इनका दुनिया के ऊपर में शासन रहा है, ब्राह्मिक रिलीजन वालों का। तो एक इसके अंदर में प्राउड की फीलिंग तो है ही कि भाई हम लोग दुनिया के ऊपर हमेशा से शासन, और हिंदुस्तान पे भी हम लोगों ने 1000 साल शासन किया है। तो सबके अंदर छोटे छोटे गर्व हैं और सबके अंदर छोटी नफ़रत भी है। लेकिन इन गर्व को और इन नफ़रतों को कोई बढ़ा के अगर तीसरा आदमी रोटी खा जा रहा है आपकी, तो आपको बड़ा होशियार और समझदार होने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और अगर आप उस घृणा के ही पालक बन गए हो तो यकीनन आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप ग़ुलामी की तरफ जा रहे हो। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से और समझाता हूँ। देखिए हिंदुस्तान एक बहुत ही सोने की चिड़िया टाइप का देश था
और यहाँ की जीडीपी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अंग्रेज़ों को जब यहाँ पर अटैक करना था, बिज़नेस करना था, धंधा करना था, तो औरंगज़ेब से बात करने आए, डिस्प्यूट हुए, अंग्रेज़ों ने लड़ाई करी, औरंगज़ेब ने उनको मार पीट के भगा दिया। देश एकजुट था, सब लोग राजा के साथ खड़े थे। अंग्रेज़ समझ गए कि इस एकजुट देश से नहीं लड़ा जा सकता, सब लोग इस चीज़ को समझते थे। लेकिन कुछ वक्त गुजरा, उन्होंने देखा कि इन एकजुट लोगों में कुछ तो अलग अलग है, कुछ तो है, और उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे राजा, रजवाड़ों, छोटे छोटे इलाके, और वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा करना, और तेरा राज आएगा दुनिया में और मेरा राज आएगा, और आहिस्ता 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 करके वो मुग़ल सल्तनत को कमज़ोर 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 करते गए। और कुछ लोगों को लग रहा था कि जाटों का राज आ जाएगा, कुछ लोगों को लग रहा था कि मराठों का राज आ जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जैसे ही मुग़ल गिरे, अंग्रेज़ों का राज आ गया। तो आपको पता नहीं है कौन आपको भड़का रहा है और उसका मकसद क्या है। अगर आपको ग़ुलामी से निकलना है तो उसकी पहली शर्त ये नहीं है कि आप बहुत ताकत से लड़ो और किसी अपने ही देशवासी को जो है जाके कूट डालो। ये कोई महानता का काम नहीं है। अपने देशवासी को, अपने मोहल्ले में अपने से कमज़ोर आदमी को पीटना, मारना, कूटना या उसके लिए घृणा, नफ़रत पैदा करना, ये कोई बहुत महानता का काम नहीं है। आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। यकीनन इसका फ़ायदा कोई दूसरा आदमी जिसने आपके दिमाग में ये भरा है वो उठाएगा, उठा रहा है, उठाता रहेगा। लेकिन जब आप इस वातावरण से अपने आप को बाहर निकाल लोगे और आप कहोगे कि नहीं यार, जनता जनता एक है और राजा से हमारी कोई डिमांड है, वो डिमांड हमारी राजा पूरा करे, लेकिन राजा के ऊपर अगर कोई बाहर से प्रेशर है तो हम सब जनता एक है, नेशन फर्स्ट हो जाएगा हमारा। और जब राजा के ऊपर में थ्रेट नहीं है तो हमारी डिमांड है, हाँ जनता के जो भी मुद्दे हैं कहीं पर वो आवाज़ उठा रही है तो हम जनता के साथ हैं, उसकी बात सुनो, क्यों उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो एक यूनिट के अंदर में जनता रहे, राजा से सवाल करे, राजा से अपने टैक्स के बदले भरपूर मुआवजा वसूल करने की कोशिश करे, अच्छी डेमोक्रेसी चलाए। लेकिन जैसे ही कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव आए, हम लोग एकजुट हो जाएं फ़ौरन। और ख़ाली वक्त में भी हम लोग आपस में ना लड़ें, आपस के डिस्प्यूट न रखें, एक दूसरे के कल्चर को एंजॉय करें, एक दूसरे के प्रार्थना पद्धतियों को एंजॉय करें, उनको समझने की कोशिश करें, अलग अलग खान पान को एंजॉय करें। आप कुछ खाते हो, आप कुछ नहीं खाते हो, वो दूसरी बात है, लेकिन कोई दूसरा कुछ खाता है या कोई दूसरा किस तरीके से पूजा करता है या कोई दूसरा किस तरीके से कुछ करता है, तो उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। आपको उसको आनंदित आपको होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आप वो करो मत करो वो दूसरी बात है, लेकिन आप उसको सम्मान दो, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आपके देश का ही हिस्सा है। और ये सब डाइवर्सिटी से ही आपका ये देश खड़ा हुआ है और बंधा हुआ है। और यही सब डाइवर्सिटी जो है ना, यही दूसरे आदमी के पास पावर प्रेशर ग्रुप है। वो इन्हीं में से कोई एक ग्रुप को दबा के आपके देश को कमज़ोर कर सकता है और आपको लगातार ग़ुलाम बनाए रख सकता है। आप ये पावर प्रेशर को इस तरह से इस्तेमाल मत होने दो, इनको आप एसेट समझो। मुसलमान इस देश के एसेट हैं। पूरी दुनिया को बताओ कि हाँ, हमारे यहाँ इस्लामी कितनी अच्छी अच्छी विरासतें हैं। आप तुर्कमेनिस्तान जाओ, अगर यूरोप आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, अफ़गानिस्तान जाओ, अज़रबैजान जाओ, मलेशिया जाओ, इंडोनेशिया जाओ, उनको यहाँ की विरासतें घुमाओ, मुसलमानों की मस्जिदें घुमाओ, दिखाओ कि कितना बढ़िया इस्लामिक यहाँ पे कल्चर है। और एक भावनात्मक चाइना से अलग, चाइना तो सिर्फ धंधा कर रहा है ना, आप एक अलग से उसको यूएसपी दो, ये भावनात्मक तौर पे और धंधे के तौर पे दोनों तरीके से जोड़ने की कोशिश करो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लाने की कोशिश करो। अपने ऐसे ही जो मार्शल कौमें हैं उनको जो है फ़ौज के अंदर भेजो, उनको सेना के अंदर में, वो जाती भी हैं ख़ुद से, लेकिन ये है कि उनका उस तरीके से सम्मान करो मार्शल कौमों का। और कोई बौद्धिक हैं, आप ब्राह्मण हैं या अपर कास्ट मुस्लिम जो हैं, ये लोग बौद्धिक स्तर पे बहुत अच्छे हैं, तो उनका ठीक है, उस तरह के सम्मान करो। और जो लोग जिस तरीके से भी, जिसके अंदर में भी जो सलाहियत है उसका सम्मान करो, और जिसके अंदर जो कमियां हैं उसको ठीक है आप मत अपनाओ, लेकिन आप जो है उसके ऊपर में कुड़ मत जाओ, वो रहने दो। धीरे धीरे करके जब देश में एकजुटता आती है और एक दूसरे का सम्मान शुरू होता है तो फिर वो कमियां भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। और जब ये देश एक मुट्ठी हो जाता है तो आप देखेंगे कि अमेरिका और अमेरिका से बड़ी भी, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, सुपर पावर्स दुनिया के अंदर रही हैं, लेकिन किसी ऐसे देश के ऊपर में जब वो आक्रमणकारी हुई हैं जहाँ पर एकजुटता थी, वहाँ पर उनका दमन हुआ है। और जब कभी भी इस तरीके से बाहरी शक्तियों ने किसी देश के ऊपर में आक्रमण किया है और देखा है कि देश के अंदर में बहुत बंटवारा है, बहुत बटा हुआ समाज है, तो बहुत आराम से उसने ग़ुलाम बनाया है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ देखिए, मिलजुल के रहिए और एक अच्छा इतिहास लिखिए।
इतिहास आप लिखते हैं जब आप कुछ करते हैं। आज जो आप कर रहे हैं वो आप इतिहास लिख रहे हैं। और याद रखिए कि आने वाले टाइम में सब खंडर हो जाएगा। दुनिया के अंदर आए हैं एक बेहतरीन हिंदुस्तान बनाने की तरफ, आप अपना पहला कदम बढ़ाइए। यही इस किले से मेरा संदेश है। जय हिंद।